हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खिमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं। जो पानी वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलता है उसको क्या कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा सी, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। पौधों के ऊपरी भाग जैसे तना, पत्ती, फूल आदि से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः हरी पत्तियों द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गेगनांग पोटोमीटर से मापन होता है। गेगनांग पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसपिरेशन का, वाष्पोत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज। वाष्प के रूप में जो पौधों के द्वारा पानी की हानि होती है, पानी का लॉस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अभी पौधों के जो वायवीय भाग हैं उनसे वाष्प के रूप में जल की हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह क्रिया पत्ती में उपस्थित रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होती है, जो क्यूटिकल या लेंटिकल्स द्वारा होते हैं। जो क्या किस पे लगे रहते हैं? क्यूटिकल्स या लेंटिकल्स द्वारा होते हैं। जबकि द्रव के रूप में पत्ती के किनारे पर स्थित जल रंध्रों हाइथोइड्स द्वारा जल हानि गेटेशन या बिंदु स्त्राव कहलाती है। जबकि जो द्रव के रूप में पत्ती के किनारे पर स्थित जो जल रंध्र हैं वहां से अगर वाटर लॉस होता है तो उसको बिंदु स्त्राव या गेटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु स्त्राव होता है। गेटेशन इज कोस्ड बाय। तो इसका आंसर होगा बी, जलरंध्र द्वारा, हाइड्रोथोड्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है जब। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है जब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई। वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो। पौधे में वायवीय भागों से वाष्प रूप में जलहानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और यदि वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव, स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का स्प्रे क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन मीन्स वो वाटर लॉस यानी कि जलहानि से पौधों को रोकता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक एसिड, ABA, एस्प्रिन आदि वाष्पोत्सर्जन रोधी कहलाते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन में कमी लाते हैं, मीन्स ये वाटर लॉस को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइमेटिक इंटरकन्वर्सेशन ऑफ स्टार्च सुगर वाज थ्रू फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। रंध्रों के खुलने का कारण स्टार्च शर्करा के परस्पर परिवर्तन का विचार था, जिसके लिए यह खोजी गई एंजाइम थी। तो इसका आंसर होगा ए, फास्फोराइलेज। सेरे रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के लिए स्टार्च शर्करा अंतरा परिवर्तन विचार प्रस्तुत किया था। और रक्सिस गार्ड कोशिकाओं के हरित लवक में फास्फोराइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। यह एंजाइम स्टार्च शर्करा में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। जब पीएच का मान 7 होता है तो यह स्टार्च का जल अपघटन करके शर्करा बनाता है, शुगर बनाता है। जब पीएच का मान 5 होता है तब शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। मीन्स कि रंध्रों का खुलना तथा बंद होना पोटेशियम आयन द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रंध्रों का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम आयनों द्वारा, पोटेशियम आयंस। क्वेश्चन नंबर 9, वह स्टोमेटा जो दिन रात खुला रहता हो लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहता हो कहा जाता है। द स्टोमेटा विच आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट बट क्लोज ए फ्यू आवर्स आफ्टर सनसेट
आर टर्म्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटैटो टाइप, पोटैटो प्रकार। ऐसे स्टोमेटा जो दिन रात खुले रहते हैं लेकिन सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद हो जाते हैं, उनको पोटैटो टाइप स्टोमेटा बोला जाता है। जब रंध्र यानी कि स्टोमेटा पत्ती की निचली सतह पर अधिक तथा ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं तो उसे पोटैटो टाइप स्टोमेटा कहा जाता है। जैसे आलू, मटर, टमाटर, इनमें स्टोमेटा दिन रात खुला रहता है, केवल सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम को कुछ समय के लिए बंद रहता है। ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं उसे सहतूत प्रकार, मेलबेरी टाइप का स्टोमेटा कहते हैं। और इसके विपरीत जब रंध्र पत्तियों की केवल ऊपरी सतह पर स्थित हो जबकि निचली सतह पर अनुपस्थित हो तो उसे वाटर लिली टाइप का रंध्र कहते हैं, जो कि प्राय जलीय पौधों में पाए जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि स्टोमेटा निचली सतह पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो उसको पोटैटो टाइप स्टोमेटा कहा जाता है, और ऐसे स्टोमेटा जो निचली सतह पर सीमित होते हैं उन्हें मेलबेरी टाइप स्टोमेटा कहते हैं। और इसके विपरीत जब रंध्र पत्तियों की केवल ऊपरी सतह पर ही उपस्थित हों और निचली सतह पर अनुपस्थित हों तो इस टाइप को वाटर लिली टाइप के रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं कहलाते हैं स्टोमेटा रिस्ट्रिक्ट टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्म्ड एज। तो इसका आंसर होगा डी, मेलबेरी टाइप, सहतूत प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 11, रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं स्टोमेटा रिमाइंस ओपन एट नाइट इन। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रायोफिलम में। इन ब्रायोफिलम में रंध्र दिन में बंद रहते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती है, लेकिन गैसीय विन में गैसीय एक्सचेंज तथा CO2 के संयोजन हेतु इसके रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटोमीटर। आप याद रखेंगे कि पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है, मोनोमीटर द्वारा मूल दाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है, और इसके अलावा पोरोमीटर द्वारा रंध्रों के क्षेत्रफल को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द एंटी ट्रांसपेरेंट इज आर। प्रतिवाष्पोत्सर्जक हैं, तो इसका आंसर होगा ए, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ऐसे यौगिक जिन्हें पत्तियों पर लगाने से वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन की क्रिया मंद हो जाती है उन्हें प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं, और ये पत्ती में उपस्थित रंध्र यानी कि स्टोमेटा के छिद्र को कम कर देते हैं। और इस श्रेणी के यौगिक फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, PMA या एब्सिसिक एसिड एवं एस्पिरिन हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट मूवमेंट्स एंड फोटोप्रियोडिज्म, पादप गतियाँ एवं दीप्तिकालिता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण है ट्रोफिक मूवमेंट टेक प्लेस मेनली बाय। तो इसका आंसर होगा ए, सेल इनलार्जमेंट, कोशिका दीर्घीकरण। जब पौधों का कोई भाग किसी बाह्योद्दीपन के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गति करता है तो इसे अनुवर्ती गति कहते हैं, और यह गति ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से एक दिशा में वृद्धि के कारण होती है। ऑक्सिन कोशिका दीर्घीकरण को उत्प्रेरित करता है। आप ध्यान रखेंगे जो ऑक्सिन हार्मोन्स हैं वो कोशिका दीर्घीकरण यानी कि सेल इनलार्जमेंट को उत्प्रेरित करता है, ग्रोथ करता है, उसमें इन्हेंस करता है, यानी कि सेल को जो इनलार्ज करता है, सेल इनलार्जमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित, अवशोषित या पारगर्मित प्रकाश ऊर्जा का माप कहलाता है द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड अंडर कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ए, फोटोमेट्री। नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित, अवशोषित या पारगर्मित प्रकाश ऊर्जा का माप फोटोमेट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना कहलाता है बेंडिंग ऑफ ए प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एपिनेस्टी, अधोकुंचन। पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना या बैंड हो जाना एपिनेस्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे को पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब वह पौधा होना चाहिए। ए प्लांट विच नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर शुड बी ए। तो इसका आंसर होगा ए, लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ प्रदीप्तिकालीय प्लांट या पादप।
जो पौधे क्रांतिक प्रकाश अवधि यानी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक अवधि पर पुष्पन करते हैं दीर्घ प्रदीप्तिकालिक पादप लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। इन्हें पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंज अकर इन। छुई-मुई में कंपानुकंचन गति के समय स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर होगा सी, फूले पर्णाधार में, पेल्विनस लीफ बेस। क्वेश्चन नंबर 6, मिमोसा प्यूडिका लाजवंती के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका ड्रॉप ऑन टचिंग बिकॉज, तो इसका आंसर होगा सी, पर्णाधार का स्फीति दाब परिवर्तित हो जाता है। द ट्रिगर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 7, मिमोसा प्यूडिका की पत्तियों में कंपानुकंचनी गति में सम्मिलित होता है इन द सेंसिमोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका लीव्स इन्वॉल्व्ड, तो इसका आंसर होगा बी, ट्रिगर प्रेशर स्फीति दाब। क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है डेली मूवमेंट्स ऑफ लीव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्काडियन रिदम का। पत्तियों में जो डेली मूवमेंट होता है वो सर्काडियन रिदम का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, परतान दर्शाते हैं द टेंड्रिल सोज, तो इसका आंसर होगा ए, हेप्टोट्रोपिज्म स्पर्शानुवर्तन। स्पर्श के उद्दीपन के कारण जो मूवमेंट उत्पन्न होते हैं उन्हें स्पर्शावर्तन या हेप्टोटोरिज्म कहते हैं। जैसे कि ड्रोसेरा की स्पर्शक तथा डायोनिया की पत्तियों में स्पर्श यानी कि टच करने से उद्दीपन हो जाता है, उनमें स्टेमुलेट होने से भी क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। टच के द्वारा जो उद्दीपन उत्पन्न होता है उसको ही कोई हेप्टोट्रोपिज्म बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फ्लोविंग्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए, एपिनेस्टी। एपिनेस्टी प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है, जबकि फोटोनेस्टी प्रकाश से, थर्मोनेस्टी ताप से तथा सिस्मोनेस्टी स्पर्श से प्रेरित अनुकुंचन गति के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए नील वाज ड्राइवन इनटू द ट्रंक ऑफ एन एक्टिविटी ग्रोइंग ट्री एट ए पॉइंट 4 feet फ्रॉम द सोइल लेवल आफ्टर 4 years इट विल। सक्रिय वृद्धि करते हुए पौधे में मर्दा के स्तर से 4 फीट ऊपर एक नेल धसाई गई है, 4 वर्ष बाद यह होगी। मानो कोई प्लांट है और मर्दा के स्तर से वो 4 फीट ऊपर उसमें कोई नेल यानी कि जो हाथ का नेल है वो धसा दिया गया है, तो 4 वर्ष बाद यह होगी। नेल पौधे में उसी स्थान पर स्थिर रहेगा, जबकि भूमि की सतह से उसकी दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ेगा नेल की दूरी भूमि से बढ़ती जाएगी, परंतु यह पौधे में उसी स्थान पर बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, नेस्टिक संचलन का कारण यह नहीं है, नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शुगर शर्करा। पौधों में किसी बाह्य उद्दीपन जैसे कि प्रकाश, ताप, रसायन या स्पर्श के प्रभाव से होने वाले नॉन डायरेक्शनल गतियां नेस्टिक प्रभाव या नेस्टिक मूवमेंट कहलाती हैं। शर्करा नेस्टिक संचलन का कारण नहीं है। बाकी रसायन, केमिकल्स, टेम्परेचर और लाइट, इन तीनों से जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं उन सभी को नेस्टिक संचलन यानी कि नेस्टिक मूवमेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दीप्तिकालिकता का संबंध इसके संश्लेषण से है। फोटोपीरियोडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, तो इसका आंसर होगा डी, फ्लोरेजिन। फ्लोरेजिन एक हार्मोन्स होता है जो फ्लोरिंग यानी कि पुष्पन से संबंधित है, परंतु इसे पौधों से पृथक नहीं किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में खुद ही डेवलप होता है और इसे पौधों से अलग नहीं किया जा सकता है। यह हार्मोन पौधों में दीप्तिकालिकता, प्रकाश का पुष्पन पर प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, थिग्मोट्रोपिज्म ठीक इसके द्वारा दिखाया जाता है। थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एक्सिबिटेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेंड्रिल्स, परतानों के द्वारा। परतानों यानी कि टेंड्रिल्स में किसी आधार से स्पर्श होने पर विपरीत दिशा में वृद्धि होने लगती है तथा यह मुड़कर आधार पर लिपट जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लिनोस्टेट का उपयोग अध्ययन करने में होता है। क्लिनोस्टेट इज यूजफुल इन स्टडीज डीलिंग विद, तो इसका आंसर होगा बी, गुरुत्वानुवर्तन के, जियोट्रोपिज्म के।
क्लिनोस्टेट का उपयोग गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रोपिज्म के अध्ययन में होता है और इसमें पौधे पर गुरुत्व के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसे कहते हैं सम फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, इट इज़ नोन एज। तो इसका आंसर होगा बी। पौधों में दिन में प्रकाश के उद्दीपन से होने वाली अधिशात्मक गति फोटोनेस्टी कहलाती है। इसके कारण पुष्प दिन में खिल जाते हैं तथा रात में बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स फोटोक्रोम। निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? तो इसका आंसर होगा डी, एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी। फाइटोक्रोम आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों में पाए जाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। यह लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है तथा सूर्य के प्रकाश में PFR में परिवर्तित हो जाता है। P730 है सुदूर प्रकाश को अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 19, दीप्तिकालिता फोटोपीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? द टर्म फोटोपीरियोडिज्म वाज क्वाइंड बाय। तो इसका आंसर होगा डी, गार्नर एवं एलार्ड। गार्नर एंड एलार्ड। सबसे पहले गार्नर एवं एलार्ड ने दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने मैरीलैंड में तंबाकू तथा सोयाबीन के पौधे पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 20, वर्नलाइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम केमिकल डोरमेंसी इन सीड्स, द टेम्परेचर रेंज यूज्ड फॉर द पर्पस इज। रासायनिक प्रसुप्ति पर विजय प्राप्ति के लिए बसंतीकरण का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए प्रयुक्त ताप परिसर है। तो इसका आंसर होगा ए, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बसंतीकरण जल अवशोषित बीजों वाटर सोक्ड सीड्स, थोड़े अंकुरित बीजों अथवा सीडलिंग्स को कुछ समय के लिए दिया गया निम्न ताप उपचार लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है। बसंतीकरण क्या है? एक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है जिसके कारण उनमें पुष्पन का समय शीघ्रता से आता है, यानी कि फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। बसंतीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले टी.डी. लाइनसेंको ने 1928 में किया था। बसंतीकरण के लिए उपयुक्त ताप 1 डिग्री to 10 डिग्री होता है। तो क्योंकि यहाँ पर 0 to 4 डिग्री दिया गया है तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बोने से पूर्व बीजों का निम्न ताप उपचार कहलाता है। द प्री सोविंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा सी, बसंतीकरण, वर्निलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22, रैपिड एंड इरिवर्सिबल सेल इलोंगेशन अकर कॉमनली इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल, दिस डिफरेंट इज ड्यू टू द। कोशिकाओं में तेज अनुत्क्रमणीय विवर्धन पौधों में आमतौर से होता है किंतु प्राणियों में नहीं, इस भिन्नता का कारण है। तो इसका आंसर होगा डी, प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल्स। पौधों में बड़ी रसधानियों सैप वैक्यूल्स तथा कोशिका भित्ति के कारण इनमें अनुत्क्रमणीय विवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। किसी पादप कार्यकी का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्टीफन हेलिस। स्टीफन हेलिस को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है? तो उसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया है तो इसका भी आंसर होगा बी, स्टीफन हेलिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।